नमस्कार दोस्तों, रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, भारत एकेडमी भावनगर और विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, गांधीनगर और भावनगर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जिस दिन से यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है 4 अक्टूबर, उस दिन से बारी बारी से हम अपने सदस्यों के साथ भी अलग अलग विषय का सॉल्यूशन लेकर के आ रहे थे, जिसमें हमने इतिहास, संविधान और साइंस टेक आईएस में इन तीनों का सॉल्यूशन दे चुका हूं। हमारे काजी सर सीसेट के मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन दे चुके हैं। तो 5 दिन में हम लोग 5 सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि मेरा सिद्धांत है एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड होना चाहिए। तो इतने में अगले वीक आ गया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि चूंकि रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर का एक ही ध्येय है कि भारत के हिंदी भाषी राज्य जितने भी हैं, मैं भी हिंदी भाषी ही हूँ, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जिसका मुझे अनुभव है, आईएएस, राजस्थान पीसीएस, इन सबों में जो क्लास 1-2 का एग्ज़ाम हो, उसमें जो विषय मैं पढ़ाता हूँ या मेरे शिक्षकगण, वो आपके सामने लेकर के आए सॉल्यूशन। तो चूंकि मैं इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान और टेक्नोलॉजी ये 4 विषय पढ़ाता हूं, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में साइंस एंड टेक के जगह पे जनरल साइंस पूछा गया है, इसीलिए इसमें वो सेक्शन नहीं आएगा। बाकी संविधान, इतिहास और भूगोल इन तीनों की का व्याख्यात्मक हल लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। उसी श्रृंखला के तहत आज हम आपके सामने भारतीय इतिहास, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 11 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसके भारतीय इतिहास सेगमेंट में मैं आपके लिए व्याख्यात्मक हक लेकर आ रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं जो भी सेट लिया हूं उसका ये 87वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके सामने इसलिए आप अपने सेट से मिला सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक, खारवेल। तो एक लाइन में समझना है पहले कि शक नहीं आ सकता है, विदेशी है। खारवेल जैन धर्म का शासक था, नहीं आ सकता है, यानी उत्तर ए और बी में ही कोई एक होना चाहिए। तो उत्तर है बी, इक्ष्वाकु। हालांकि अब तो मेरे इस वीडियो के शूट करते करते सॉल्यूशन भी दे दिया है यूपीपीसीएस, लेकिन उसमें वो प्रोविजनल दिया है। हाँ, पॉलिटी का जो मैं दिया हूं सॉल्यूशन वो उनके आने के पहले। लेकिन अब व्याख्या देख लीजिए। तो व्याख्या है, इसका आंसर हुआ बी कि इक्ष्वाकु को श्री पर्वती कहते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। आप केसी श्रीवास्तव की किताब उठाइए प्राचीन भारत, और उसमें चले जाइए आप वो वाले चैप्टर में, क्या कहते हैं, मौर्योत्तर काल के लास्ट वाले में, देखिए वहाँ ये लाइन लिखा हुआ है। ऑथेंटिक किताब पढ़ने का ये फायदा होता है। अब इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकु वंश के लोग कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। मत्स्य पुराण में इन्हें श्री पर्वतीय मतलब श्री पर्वत का शासक और आंध्र भृत्य, आंध्रों का नौकर कहा गया है। क्यों? तो प्रारंभ में वे सातवाहनों के सामंत थे, परंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था, तथा उसने अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया था। इतना इंफॉर्मेशन आपको इक्ष्वाकु के बारे में दे दिए। तो ये जो है आंसर निकला बी।
अब आइए 89। बस यही एक आंसर में हमको अभी भी लगता है कि यूपी पीसीएस इसको क्या कहते हैं, बाद में हो सकता है कि वापस जाए। सो हमें लगता है कि गलत है उनका आंसर, लेकिन अब अगर नहीं होगा तो भाई उनकी मर्जी। तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? माप और तौल, प्रशासन प्रबंध, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंध। आप पढ़िए केसी श्रीवास्तव की किताब। मार्ग निर्माण करने वाले अधिकारी को एस्टीनोमोई कहा गया है और जिले के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा गया है। तो उस आधार पे प्रशासन प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि जिले के अधिकारी का काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट करना। ठीक है, लेकिन मैं बी जाना चाह रहा हूं अभी भी, क्योंकि ये क्लियर कट फैक्चुअल प्रश्न है, ये कंसेप्चुअल नहीं है कि कुछ हमारे अंदर डुअलिटी है। लेकिन यूपी पीसीएस इसको सी माना है। अब देखते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, अब व्याख्या तो मैं अभी भी यही करूंगा कि मेगास्थनीय जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमोई कहता है, जिसका काम शासन का प्रबंध करना था। अब सरकार से कोई लड़ नहीं सकता है, जो उसका डिसीजन है वही रहेगा लास्ट में। लेकिन अभी वो कहा है कि आप इसमें सुधार के लिए भेज सकते हैं। तो जो भी हमें सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के लड़के, वो केसी श्रीवास्तव जी की किताब को कोट करके आप उनको भेज सकते हैं। चलिए 91, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 महाजनपद, सूची 2 राजधानी। देख रहे हैं ना आईएएस के सवाल और इसमें कितना का फर्क होता है। डायरेक्ट फैक्ट्स है। तथ्य याद है कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्था है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है और अस्मक की राजधानी पोतन है। मैच द फॉलोइंग। नहीं याद है तो कोई कंसेप्ट काम नहीं आएगा। किसी भी राज्य में जब आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करते हैं तो कितना भी लेवल बढ़ गया है, अभी देखिएगा कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी है, बहुमत जो है ना वो फैक्चुअल प्रश्न का है। और आईएएस में भी फैक्चुअल है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं है। वहां भी संविधान में पूछा था कि अस्पृश्यता किस आर्टिकल के अंतर्गत किस भाग में आता है, समता में कि स्वतंत्रता में। लेकिन वहां अगर 100 प्रश्न हैं तो मानिएगा फैक्चुअल क्वेश्चन 35 या 40 होंगे। लेकिन यहां अगर 100 प्रश्न है तो यहां कंसेप्चुअल 20 होंगे, ऐसे समझना है। तो देख लीजिए डायरेक्ट है तो मत्स्य का है विराटनगर, ए का जहां 3 होगा, कुरु का है इंद्रप्रस्थ, बी का जहां 4 होगा, यानी आंसर आ जाएगा सी, इसका आंसर है। अब इसकी व्याख्या जान लीजिए, क्योंकि उद्देश्य क्या है कि इतिहास पढ़ रहे हैं तो जाने कि हमको कहां तक पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर हम इन फ्यूचर यूपी पीसीएस का एग्जाम दें, या गुजरात के बच्चे अगर कल को राजस्थान देना चाहें, मध्य प्रदेश देना चाहें, तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन हो। तो देखिए मत्स्य या महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर का संपूर्ण भाग और भरतपुर का भाग सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। कुरु या महाजनपद मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभाग में स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में था और बुद्ध काल में यहां कौरव्य नाम करके राजा शासन करता था। ध्यान रखिएगा, राजा का नाम था को र आधा ब य, कौरव्य नाम का राजा यहां पे शासन करता था। अब आइए सूरसेन, यह महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। बुद्ध काल में यहां का राजा अवंती पुत्र था। अस्मक, यह महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटली थी। ये हो गया आपका, लीजिए ये प्रश्न हो गया थोड़ा कंसेप्चुअल जो अब आया है।
क्या देख रहे हैं दोस्तों, 21 प्रश्न इतिहास से भी पूछा है और 21 प्रश्न संविधान से भी पूछा था, 42। अब 25 प्रश्न भूगोल से भी पूछा है। मैं इसके बाद उसी का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं, तो आप मिला लीजिए तीनों को, तो फिर आप पहुंच जाते हैं वही 60-65 क्वेश्चन। हर टीचर एक सब्जेक्ट जो वो पढ़ाता है उसको ही इम्पोर्टेंट बनाता है। मैं तो 4 विषय पढ़ाता हूँ, कैसे किसी को इम्पोर्टेंट कह दूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल जानना भी उतना ही ज़रूरी है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जितना ये करंट। इसमें कौन सा करंट आ रहा है ज़रा बता दीजिए, या कल जो आप पॉलिटी पढ़े थे उसमें कौन सा करंट आ रहा था ज़रा ये बताइए। जो पॉलिटी का व्याख्या था, 1-2 प्रश्न जो है करंट के थे। तो यही चीज़ है कि करंट इकोनॉमिक्स में आता है। करंट का अपना एक अलग है लेवल, स्वतंत्र करंट हम नाम रखे हैं। करंट पर्यावरण में आता है। करंट थोड़े बहुत भारत के भूगोल में आएंगे, लेकिन इतिहास में भौतिक भूगोल के सवाल में आप देखिएगा, यूपी पीसीएस में भौतिक भूगोल से भी सवाल काफ़ी है, तो उनमें करंट नहीं होता है और लड़के उसको बाईपास कर जाते हैं, जबकि उनकी संख्या भी ठीक ठाक होती है। 90 प्रश्न से 100 प्रश्न के बीच में ही मेरिट घूमना है। 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 90 या 100 के बीच में मेरिट घूमना है। 90 रहा तो 120 मार्क होगा, 4/3 1 मार्क का। और अगर मान लीजिए 120 रहा, 100 रहा तो 135-40, वो तो अन्याय हो जाएगा, उतना नहीं जा सकता है। 90 मानिए तो 3 विषय मिला के 65 आ रहा है आपका। उसके बाद आपको 30-35 क्वेश्चन का ही दूरी तय करना है। इसलिए मेरा हमेशा सलाह रहता है लड़के को कि आप किसी भी विषय की तैयारी करिए, चाहे जीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, इतिहास, भूगोल, संविधान और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इसके बाद ही किसी की तैयारी करिए। ये 4 आपको पासिंग तक तो पहुंचा ही देगा। चलिए अब आगे देखें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंश की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। यानी उनके जो इनिशियल फेज में थे उससे ज़्यादा, जो इलजेत चेन्नी वगैरह जो राजा था उससे ज़्यादा जानकारी विजयालय के बाद वाले का मिलता है। राजेंद्र चोल, राज, अधिराज, उसकी जानकारी मिलती है। ठीक तो है क्वेश्चन, ये सही है। कारण आर, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनके विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ये सही भी है और इसी से जानकारी बढ़ा कि अन्य स्रोतों के अलावा, ठीक है ना, अन्य स्रोतों के अलावा एक यह भी स्रोत एक्स्ट्रा मिल गया हमको परवर्ती चोलों की जानकारी के बारे में। तो देखिए अब जरा इसका आंसर, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है, आर गलत है। डी, ए गलत है, आर सही है। ए, हम और यूपी पीसीएस एक ही जगह पे हैं। दरअसल ये पूरा सॉल्यूशन हम उनके प्रोविजनल के पहले ले आए हैं। सिर्फ समझ लीजिए कि अगर वो प्रोविजनल सॉल्यूशन 1 घंटा खाली लेट आ जाता तो हम वीडियो शूट कर लेते, तब आ गया तो हम कहे कि खाली मिला लेते हैं, ठीक है ना, इतने का फर्क है। मिलाने में एक क्वेश्चन सिर्फ वेरी किया मेरा और उनका, बी और डी। पॉलिटी का तो पहले कर दिए तो कोई वेरी नहीं किया है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि ऑथेंटिक तरीके से सॉल्यूशन दीजिए विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आप देंगे तो इंसान हैं, अब 100 क्वेश्चन का व्याख्या करें और उसमें 3 गलत हो जाए या 4 तो उसको नहीं पकड़ लिया जाता है। आप तो 50 गलत करते हैं तो भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हम टीचर हैं, आपसे 40 सही कर दिए ज़्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध आपको सॉल्यूशन मिले, ये हमारा ये है। और इस महापर्व से बाहर जैसे ही निकले, मेरा अब 2 ही और बच रहा है व्याख्या, एक भूगोल
IAS का और एक भूगोल UPPSC का। उसके बाद आपको 2-3 करंट टॉपिक बताएंगे, तैयार करके रखे हैं, वो आ जाता है, लेकिन सॉल्यूशन पहले लड़के को लगता है होना चाहिए, इसलिए हम पहले करा रहे हैं। आरंभिक चोलों की जानकारी का स्रोत संगम साहित्य है, इसलिए उनकी विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि आरंभिक चोलों ने उतने ज़्यादा पुरातात्विक प्रमाण हमको उनके नहीं मिलते हैं। परवर्ती चोलों की जानकारी हमें मंदिर के दीवालों से अतिरिक्त रूप में मिलती है, इसलिए हमको अधिक जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब देखें, क्वेश्चन नंबर 95 है मेरे सेट का। निम्न में से सी सेट है मेरा, ये ध्यान रखिएगा, ये सी सेट है और सी सेट का 95। सी पता नहीं, दोनों में हमको शूट किया है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों से प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, HD सकालिया, GS वाकंकर, VN मिश्रा। मालूम है तो ठीक, मैंने सीधा फैक्चुअल, नहीं मालूम है तो गलत, अंदाज लगाइए। वाकंकर साहब हैं, लेकिन जरा सुनिएगा, जिस दिन लड़के को इतिहास में कहते हैं PT में हम कि प्री हिस्ट्री भी पढ़ लो, हम मार पछाड़ के पढ़ाते हैं क्लास में प्रागैतिहासिक इतिहास, उस दिन उसको लगता है बिरनी काट लिया है। नहीं नहीं सर, सिलेबस में नहीं है। अरे भाई, हड़प्पा प्राग इतिहास ये सबको तो दोनों मिक्स है, निकाल नहीं सकते हो। वही नवपाषाण काल का मेहरगढ़ आरंभिक हड़प्पा में आ जाएगा, क्या करिएगा उस केस में? तो ये वो जो दिल्ली वाला हवा, हम हर बार यही बात बोलते हैं कि दिल्ली वाला हवा है, कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मैंने तुमको ठेका दे दिया है कि यही वाला आएगा। इसलिए कहते हैं कि नज़र झुका के अब मूड़ी गड़ा के 4 किताब को साथ लेकर के, प्राचीन भारत केसी श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारत हरिश्चंद्र वर्मा भाग 2, अगर भाषा क्लिष्ट हो तो सतीश चंद्रा लेकिन 2 वॉल्यूम वाला, आधुनिक भारत BL ग्रोवर और बिपिन चंद्रा। बाकी आपका कोई दोस्त नहीं है इतिहास में, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ये 4 किताब पढ़ रहे हैं तो आप मित्र हैं। बाकी कोई कितनों कह दे कि नहीं आधुनिक भारत में डैश किताब बहुत अच्छा है, वो लिखा BLA ग्रोवर को पढ़ के है, क्योंकि हम जानते हैं उसको कितना आता है। इसीलिए क्या कहते हैं, आपको बताते हैं कि कोई लिखा है, इन्हीं को पढ़ के लिखा है, इसीलिए ओरिजिनल किताब पढ़िए। चलिए, इसका आंसर है C, लेकिन जरा जान लीजिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसके शिलाश्रय एवं गुफाओं के मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं और 1958 में इसकी खोज GS वाकंकर ने की थी। 1958 में भीमबेटका की खोज की गई थी। आइए अब 97, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पापुरा स्थल, B संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य। A बालू संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू का कारण लिखना पड़ा, ठीक है ना। बालू इधर है उत्तर प्रदेश, B मांडा जम्मू कश्मीर, C पाटरी हरियाणा, D हुलास गुजरात। अब इसमें अगर मिलाना है तो कितना भी भारी हो, वो बालू ही भारी है, ठीक है ना। जो करंट पड़ता है उसको नहीं भारी है, लेकिन जो नहीं पड़ता है, तो मांडा का जम्मू कश्मीर होगा, ये तो पक्का है कि B का 2 होगा। और हुलास का उत्तर प्रदेश होगा, ये भी कंफर्म है, ठीक ना। यानी कि उत्तर इतने में से कहीं है, BCD में से ही कहीं है। कारण B का 2 था, लेकिन D में 4 नहीं है, तो इतने में से होगा। लेकिन B में 2 और D में 1 है, ये ऑप्शन एक ही है, D। समझ रहे हैं ना। सबसे इजी है मांडा जम्मू कश्मीर, तो ये अपने पास 2 है। अब हुलास है उत्तर प्रदेश, D का 1, तो 2 और 1 मैच करता हुआ केवल D ऑप्शन है, इसके अलावा नहीं है।
तो हम इस चीज को कर सकते हैं पता। अब आंसर निकला डी, लेकिन जरा जान लीजिए पाडरी तो अपने कर्म भूमि गुजरात में मिला है, एकदम करंट है। बालू यह हरियाणा के कैथल जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। यहां एक छोटा गढ़ वाली बस्ती प्राप्त हुई, किला है लेकिन छोटा है। यहां से लहसुन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे मांडा, यह जम्मू से करीब 28 किलोमीटर दूर चिनाब नदी के किनारे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। 1982 में जगपति जोशी एवं मधुबाला ने इसका उत्खनन करवाया था। पाडरी लिखा गया है और हम लोग यहां उच्चारण पादरी करते हैं, पादरी। तो यह गुजरात के भावनगर जिले के तलाजा तालुका में, जहां यह शूटिंग हो रही है, भारत के कोई भी लोग अगर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो भावनगर में ही ये शूटिंग कर रहे हैं। हम अहमदाबाद में नहीं कर रहे हैं, भावनगर में हमीर के भारत एकेडमी के स्टूडियो में आके शूट कर रहे हैं। इसी जिले में यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है तलाजा, उस तलाजा तालुका में पादरी है। इसे गुजराती नाम है केरल नो धोरो, केरल नो धोरो भी कहा जाता है। यहाँ से तांबे के मछली के हुक पाए जाते हैं। अंदर से इतनी खुशी हुई कि अपने गुजरात का प्रश्न यूपी में आया। हुलास, यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहां से सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा मिला है। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन पहली बार बनाने का प्रयास किया है यूपीएससी जैसा, लेकिन यहां मिस्टेक ये हुआ है थोड़ा सा कि ऐसा जो भी प्रश्न आया है उसमें सब में उनका सी ही आंसर है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा पेपर सेटर या तो आप पे दया किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल का तैयारी करने वाला लड़का है, आईएएस का लड़का नहीं है, उलझा देंगे तो मेरिट और ऊपर चला जाएगा। ये तो नहीं कहेंगे कि उनका लेवल नहीं था, बिना लेवल का कोई थोड़े पेपर सेट करने आ जाता है, लेकिन आप पे दया किया है। नहीं तो क्योंकि अभी आपको आदत लगा रहा है आगे से कि पढ़िए ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप फंस जाइएगा आगे। ये आपके लिए एक मार्ग दिखलाया है, भगवान बुद्ध हमेशा मार्ग दिखलाते हैं। तो क्या देख रहे हैं, इसमें आंसर है सी, दोनों ही सही है। और इसकी व्याख्या देखिए आपको कितना बेहतरीन की है। मुल्तान के सूर्य मंदिर आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 641 ईस्वी में ह्वेनसांग ने इस मंदिर का मुलाकात लिया था। 11वीं शताब्दी में अल बरूनी ने भी इस स्थल का दौरा किया था। मुल्तान में मूल सूर्य मंदिर को कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने कुष्ठ रोग के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया था। अपने कुष्ठ रोग से राहत पाने के लिए सांब जो थे श्री कृष्ण भगवान के पुत्र, याद करिएगा जब लिखाते हैं ना भागवत संप्रदाय, कृष्ण और जाम्बती का पुत्र, कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र, तब लगने लगता होगा, आज देख लीजिए। तो वो अपने कुष्ठ रोग के इलाज के लिए सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और आगे जो भी थे अबू जईद, अल मसूदी, वो सब भी इस मंदिर का विजिट किए हुए हैं। और मुल्तान सूर्य मंदिर की इसीलिए जो लोग यात्रा करते हैं वो सांबपुर यात्रोत्सव कहलाता है, क्योंकि एक कहावत है, ये कहावत नहीं कहिए कि ये मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण सांब ने करवाया था, कृष्ण के पुत्र ने, इसीलिए सांबपुर यात्रोत्सव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये खास करके मैं गुजरात के लड़कों को
हर बार संबोधित करता हूं। ये इस CS सीरीज इसीलिए लेके आए हैं, और राज्य में तैयारी करने वाले लड़कों के लिए खास करके मैं राजस्थान पढ़ाने जाता हूं, राजस्थान के लड़कों को संबोधित कर रहा हूं कि पुराना RPSC समझ के तैयारी मत करिएगा। RAS पैटर्न हर राज्यों में बदल रहा है क्वेश्चन का। अगर ऐसा 5 भी दे दिया क्वेश्चन तो आप वहां औंधे मुंह गिर जाएंगे और कोई और IAS का तैयारी करने वाला लड़का निकल जाएगा। आज के तारीख में कोई भी टीचर आपको, चाहे आप राजस्थान से हैं या मध्य प्रदेश से भी हैं, मैं 1-2 बार तो वहां भी गया हूं पढ़ाने, तो और वैसे भी मेरा जन्म बिहार में हुआ है, इस बात का मुझे गर्व है। मेरे पिताजी, मेरा गांव बनहरा, आप मेरा मोटिवेशनल देख लीजिए, ये बिहार में है। मेरी पूरी पढ़ाई बिहार में हुई और आज भी बनहरा गांव के लिए जो मेरा गांव है, मेरा जान न्यौछावर है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं ओरिजिनली मुरैना डिस्ट्रिक्ट का हूं, तोमर वहीं होता है। मेरे परदादा के जो दादाजी थे, उनका जन्म मुरैना डिस्ट्रिक्ट के सिंघौनिया ब्लॉक के भदावली गांव में हुआ था। मुझे आज भी मालूम है, मैं उसी गांव का। तो जरा सोच के देखिए कि मेरे साथ कितने राज्य का तार जुड़ा है, कि मेरे मूल वंशज मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट के सिंघौनिया ब्लॉक के भदावली गांव से हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरा जन्म बिहार में हुआ है। 12 क्लास तक मेरी पढ़ाई भी वहीं से हुई है, सब कुछ। 8 क्लास तक तो मैं गांव में हाफ पैंट पहन के दौड़ा हूं। और मेरा कैरियर जब दिल्ली में शुरू हुआ तो मैं दिल्ली का भी हो गया, और मैंने 17 साल गुजरात में बिताए अब तक में। और अब तो खैर यहीं मैं बसने का निर्णय लिया हूं, मकान उकान यहीं खरीद लिया। तो क्या देख रहे हैं, 4 स्टेट को मैं पूरी तरह से जानता हूं, और राजस्थान मेरा ननिहाल है। मेरी मम्मी राठौर है, तो वो लोग भी बिहार में ही बस गए हैं। उनके भी परदादा के परदादा आए थे, बाकी वो लोग भी जोधपुर से ही यहाँ पे बिहार आए थे। उस वक्त राजपूतों में थोड़ा शादी विवाह जो है उधर, मतलब कि मुरैना और वहाँ कर लेते थे कि बिहार के राजपूत उनको ऊंचा मानते थे। वो सब होता नहीं है, लेकिन उसमें मानते थे। उसी में उन लोगों का विवाह करके यहाँ पे ले आए थे। तो इसलिए अगर देखा जाए तकनीकी रूप से तो रजनीश तोमर इतने राज्यों से बिलोंग करता है, उसके शरीर में इतने राज्यों का उपकार है। बिहार जहां वो जन्म लिया, मध्य प्रदेश उसके पूर्वज हैं, वहां से क्या कहते हैं राजस्थान, तो उसके मातृपक्ष से। बाबर के बारे में पढ़ते हैं ना भाई कि मातृपक्ष से चंगेज खां का, तो हमारे भाई उसको चंगेज खां मत मान लीजिएगा, लेकिन क्या कहते हैं मातृपक्ष से मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और चूंकि हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया और अपने जीवन के 12-13 साल, मतलब कि 7-8 साल एज स्टूडेंट और 10 साल 13 साल, मतलब कि 23 साल दिल्ली में भी बिताया, तो दिल्ली से भी लगा है। और गुजरात ने तो मुझे पाला पोसा है, ऐसे समझिएगा। तो इसलिए मैं उन लड़कों को कह रहा हूं कि जो स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, लोकल चीला चाली टीचर से पढ़ना बंद करिए। एकदम हम बहुत मुफट आदमी हैं, एकदम चीला चाली है। आपको कोई कह दे कि जोधपुर में इतिहास का नंबर 1 है, नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है। वो 4 लाइन रट लिया है और वही फटाफट बोले जा रहा है। 25 साल से बोल रहा है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। कोई कह दे कि इंदौर में, अब हम तो नहीं जानते कि बेस्ट टीचर नहीं है, एनालिसिस होना चाहिए। वो थ्रू आउट जो है 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ाया है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए। स्टेट PCS का लेवल बढ़ते जा रहा है। आइए, अब सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। सी आंसर डलहौजी है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। फर्क देख लीजिए ना, इसका सलूशन कराते हैं। व्याख्या देखिए, सिक्किम नेपाल और भूटान के राज्य के बीच एक स्थित इस राज्य था। डलहौजी ने उसके राजा पर यह आरोप लगाया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है।
1850 में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिनमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, भारत में मिला लिया गया। कहीं से ये लाइन हमने नहीं लिया है, बीएल ग्रोवर का डायरेक्ट लाइन लिया है। समझ, सीधा आप जाइए डलहौजी और बीएल ग्रोवर में देख लीजिए कि सिक्किम का विलय हेडिंग है, उसमें यही 4 लाइन है कि नहीं। और हम जितना प्राचीन भारत दिखाएं आपको केसी श्रीवास्तव से था। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को 108वां प्रश्न सी, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सिंधु घाटी सभ्यता, बी सूची 1 में ए, बी उत्तर वैदिक समाज, सी ऋग वैदिक समाज, डी मध्यकाल। और सूची 2 1 चारागाह, 2 जमींदारी, तीसरा कृषक, चौथा नगरीय। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब जब से हड़प्पा पढ़ते हैं, हमको कई बार, आपको ना बुरा नहीं मानिएगा, इस तरह से बताने में अच्छा लगता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हड़प्पा शुरू किए हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और उसके बाद कंफ्यूजन होगा परीक्षा में। क्या कहते हैं, मध्यकाल में जमींदारी प्रथा था। राजपूत काल से जमींदारी प्रथा की शुरुआत होती है। तो राजपूत काल ना तो सिंधु घाटी है, ना उत्तर है, ना ऋग वैदिक है, तो फिर यही ना होगा। तो डी का 2। ऋग वैदिक काल में लोग पशुपालन ज्यादा करते थे, खेती पर कम ध्यान देते थे। तो ऋग वैदिक समाज चारागाह और उत्तर वैदिक समाज एक कृषक समाज था। आंसर मिला के दिखा दीजिए। डी का 2 और ए का 4। ए का 4 ये रहा और डी का 2 ये लीजिए। आंसर है आपका डी, कोई शंका ही नहीं है। अब आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगरीय योजना थी। दूसरा, ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी तथा वे पशुपालन पर विशेष ध्यान देते थे, यद्यपि उनके व्यवसाय का कृषि भी एक अंग था। ऋग्वैदिक आर्यों के बीच युद्ध का मुख्य कारण पशु संपत्ति की चोरी, चारागाह पर अधिकार और कबीले की श्रेष्ठता थी। चारागाह ऐसे पकड़िए। अब आइए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ये तो फिक्स क्वेश्चन है। एम.के. गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिना देखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट एकदम डिटेल्स द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे का नाम सुना देते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सितंबर 1931 के मध्य से क्या कहते हैं 31 दिसंबर 1931 लंदन में किया गया था। इसमें भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे कौन? तो भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बनके जो भारतीय गए थे वो थे सीपी रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ राव और एम रामचंद्रन राव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अकेले आदमी गए थे मोहनदास करमचंद गांधी। हालांकि ऐसा उच्चारण नहीं करना चाहिए, बापू हैं वो हमारे। तीसरा, मुस्लिम के तरफ से गए थे आगा खान थर्ड, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, ए फजलुल हक, सर मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शफी और मोहम्मद जुल्फिकार खान। हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव हिंदू वर्ग से गए थे मुकुंद राव, रामाराव जयकर, बालाकृष्ण शिवराम मुंजे, दीवान बहादुर राजा, नरेंद्र नाथ, पंडित मदन मोहन मालवीय। लिबरल उदारवादी समूह का नेतृत्व किए थे जैन बसु, सीवाई चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू, वीएस श्रीनिवास शास्त्री, चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़। जस्टिस पार्टी से थे बोबिली के राजा, रामास्वामी मुदलयार, सर एपी पेट्रो, भास्कर राव मीठोजीर राव जाधव और दलित वर्ग से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सिख समुदाय के तरफ से थे सरदार उज्जवल सिंह और सरदार संपूर्ण सिंह। पारसी समुदाय के तरफ से थे कोवास जी जहांगीर, होमी मोदी, फिरोज सेथना। इंडियन क्रिश्चियन की तरफ से थे सुरेंद्र कुमार दत्ता, एटी पन्नीर सेल्वम। एंग्लो इंडियन के तरफ से थे सरोजिनी नायडू, महिला के तरफ से थे सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा, शाहनवाज क्या कहते हैं राधाबाई सुब्रमण्यम।
और जमींदार वर्ग से थे मोहम्मद अहमद सईद, खान छतरी, कामेश्वर सिंह और सर प्रोवास चंद्र। जितना अपने काम का था वो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पुस्तक, लेखक, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अ नेशन इन मेकिंग, लाला लाजपत राय और इंडिया विंस फ्रीडम। इसका आंसर है ए। सबका लेखक सीधा कर देते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय द्वारा लिखित, 1908 में प्रकाशित। गीता रहस्य 1915 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित। कब? तो मांडले जेल में कैद के समय 1908 से 1914 के बीच उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखित तथा 1925 में प्रकाशित। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा मूलतः उर्दू भाषा में लिखित। यह हो गया। अब आगे बढ़ें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बहुत ज्यादा सुमेलित वाला में गया है। जो 2000 वाले ईस्वी में यूपीएससी किया करता था, 90 के दशक में, उसमें मैच द फॉलोइंग ज्यादा आता था। फिर 2000 वाले में स्टेटमेंट वाला सवाल आने लगा। इन्हीं 2 की ओर ये बढ़ रहे हैं आगे। सूची 1, जजमानी, बाराबलूटा, मिरासी, इधर उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अडाडे, तमिलनाडु। देखिए, जजमानी जो है वो उत्तर भारत है, ये सब कोई जानता है। और बाराबलूटा महाराष्ट्र में था। 3, तो 1 के साथ 3 के कॉम्बिनेशन में अब आप आ गए बी या डी। देख रहे हैं? तो आंसर है बी। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जजमानी, तो जजमानी शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल में धार्मिक बलि के भुगतान करने वाले के वर्णन के रूप में हुआ है। जो वैदिक काल में जो भी धार्मिक काम किए जाते थे उसका जो लोग पेमेंट करते थे, वहां से जजमानी शब्द का जो है उत्पत्ति हुआ है। या उत्तर भारत के आर्यों में पाई जाने वाली एक धार्मिक प्रणाली थी। एक यह रिलीजियस सिस्टम है जिसके अंतर्गत निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों को अपनी सेवा प्रदान करते थे और उसके बदले में अनाज लेते थे। जो आदमी गांव से बिलोंग करता था वो आराम से इस चीज को समझ सकता है कि हम लोग नज़र से देखे हैं कि चंद्रिका काका थे, वो नाई थे तो गांव में, वो एकदम रोज सुबह अपना जो है नाश्ता उस्ता करके बनहरा आ जाते थे। सबके साथ घूमते फिरते रहते थे। जिसको दाढ़ी बाल करना है करा लिए, नहीं बैठ के गप भी मारते रहते थे। हमारे चाचा के दोस्त भी थे। दिन में कोई भी घर में खाना खा लिए, आ जाते समय जिसका दाढ़ी बाल बनाए हैं उनसे चावल गेहूं जो लेके जाना है चले गए। धीरे धीरे वो मनी में ट्रांसफर हो गए। पंडित जी आते थे, पूजा करा के जाते थे तो उनको जो है चावल दे देते थे। ऐसे करके जो है ये कहलाता था जजमानी व्यवस्था। अब आइए बाराबलूटा। महाराष्ट्र के गांव में 12 व्यवसायों का एक आनुवांशिक सेवक था। वो हेरिडिटरी था गांव में कि यही लोग ये 12 काम करेंगे। इन्हें वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत सेवा के बदले भुगतान किया। देखिए, जजमानी जैसा ही हुआ, लेकिन यहां 12 लोग फिक्स थे। वो उनके सर्विस के बदले उनको पेमेंट दिया जाता था। यह प्रणाली गांव कृषि क्षेत्र को समर्पित प्रणाली थी। इनमें कौन कौन आते थे वर्ग? तो सोनार, जोशी, ये ब्राह्मण ज्योतिष थे वहां, गुरु मंदिर के सेवक, नहावी नाई, पैरिट वाशरमैन, कुंभार कुंभकार, सुतार बढ़ई, लोहार चम्मर चमड़े का सामान बनाने वाला, घोर कच्चा चमड़ा का प्रसंस्करण करने वाला, कोली मछली पकड़ना और मग जैविक फाइबर का निर्माण करने वाले। ये जो थे 12 बलूटे कहलाते थे। बाद में इनकी संख्या और बढ़ गई, बाद में धीरे धीरे और जुड़ गए, लेकिन 12 ये थे। मिरासी 19वीं शताब्दी में भूमि के विशेषाधिकार प्राप्त स्वामित्व
और कृषि पर नियंत्रण के लिए तमिलनाडु में मिरासी प्रणाली प्रचलित हुई थी। और अडाडे, उत्तर भारत के जजमानी प्रथा के समान ही कर्नाटक में अडाडे प्रथा प्रचलित था, यह जजमानी जैसा ही था। समझ में आ गया कि जो टिक मार के आया है वो मिरासी, और यही मिरासी आईएएस में भी पूछा था, मिरासीदार, ध्यान दीजिएगा। तो मिरासी तमिलनाडु में था। अगर ये किसी को मालूम है तो अडाडे अंदाज पे ही मारा होगा कर्नाटका। और कोई गाइड लिखने वाला बता दे कि अडाडे वो लिखा हो अपने कर्नाटका में तो मान जाएंगे। बड़ा 30 बार खां सब लिखता है ना हिस्ट्री का किताब, जरा दिखा दे कि वो जो है अडाडे लिखा हो कर्नाटका में तो हम मान जाएंगे। अरे 12 बलूटा लिखबेन किया होगा। हम अपने मध्यकालीन भारत में शिवाजी के प्रशासन को पढ़ाते थे, समाज को, उसमें 12 अलूटे 12 बलूटे ये सब हम पढ़ाते थे। और तब लड़का हंसता था क्लास में कि सर क्या कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आसान क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन सब में आएगा, सबके किताब में होगा कि आधुनिक शस्त्रागार कौन बिठाया, और सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पर याद करिएगा। हमने पढ़ाया था, अडाडे ने पढ़ाया था, मिरासी ने पढ़ाया था। इसी को कहते हैं हम लोग की बदमाशी कि भाई थोड़ा लिमिट में रह के पढ़ाइए। भारत में और भी लोग हैं जिसको आता है पढ़ाना। देखिएगा मूड़ी झुका लेगा एक आदमी, घूम घूम के ऐसे चबा चबा बोलेगा। अरे भाई तुम कितना जानते हो हमको मालूम है, तुम्हारा पूरा हिस्ट्री जानते हैं, हम भी दिल्ली में पढ़े हैं, समझे ना। स्टाफ रख के लिखवा लेने से तुम ज्ञानी नहीं हो जाएगा। वो नन्हे बच्चों को जो है भरवा लो, बट हम लोग जानते हैं कि तुम कितना जानते हो। समझ गए। आधा से ज़्यादा बर्बाद तुम ही किए हो हिंदी माध्यम के लड़के को, ये ध्यान रखना। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णा। देवराज और नंजराज को हटा करके हैदर अली राजा बना था। ये तो कहानी पढ़े थे, वो तो पहले हट गया था, तो डिंडीगुल क्या करने आएगा वो। बी है आंसर। हैदर अली का जन्म 1727 में मैसूर में हुआ था। इसने अपना जीवन एक घुड़सवार के रूप में आरंभ किया था। फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। इसीलिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लड़के और राजस्थान के लड़के, गुजरात के लड़के को तो जीपीएससी पानी पिला चुका है 2017 से कि क्वेश्चन भारी होगा। पानी पिलाना का मतलब गलत नहीं लीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा। कालो डूंगर क्या छे में मामलतदार नहीं बनाएंगे, बात खत्म है। तो या बेला बदर क्या छे, इस पे नहीं होगा मामलतदार, ये क्लियर हो गया है गुजरात में। लेकिन बाकी स्टेट के लड़के अब तक जो परीक्षा हुआ है उस पैटर्न को भूल जाइएगा। हर राज्य के को इसीलिए देखा जाता है, उसको भूल जाइए और नए पैटर्न को ध्यान रखिएगा कि असर्शन रीजन मैच द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, यानी कि परीक्षा का पैटर्न स्टेट सर्विस में भी बदल रहा है। अब वो पुराना 1962 वाला भारत नहीं है, समझ गए ना। यूपीपीसीएस को ध्यान में रखिएगा। अब ये नया भारत है, पानी पिला देगा अगर चीन बनने का प्रयास करिएगा तो, इसीलिए बढ़िया से पढ़िएगा। तो चलिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को ए और दूसरे को आर कारण कहा गया है। ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। बिल्कुल। अरे रैयतवाड़ी महलवाड़ी 2 तो हम सभी को याद रहता है ना, बाकी जाने दीजिए नहीं याद है तो नहीं है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो इससे वर्ग नहीं बनेगा अलग अलग तो क्या बनेगा, इसी कारण से बना। इसीलिए इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या करता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई जमींदारी पद्धति प्रारंभ की, जिससे किसानों के अलग अलग वर्ग उत्पन्न हो गए थे। क्लियर हो गया। अब आइए 117। निम्न ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार सजाइए। फतवा ए ज़्यादारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, ताबकाते नासिरी। कुछ भी याद नहीं है तो 2 इसमें बिल्कुल आसान है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज के काल में। 1200 के पहले की घटना तो है ही, क्योंकि द्वितीय तराइन के युद्ध में वो हार गए हैं 1194।
ठीक। आज जीते भी हैं 1192 में, यार वो होता है, इसको मैंने ऐसा भी नहीं ले लेना है कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। आज जिसमें गोरी सरपट भागा था और उसको तो शर्म नहीं था कि लौट के आया। आज अगर हम लोग होते तो मर गए होते चुल्लू भर पानी में डूब मर के, कि पृथ्वीराज चौहान कैसा पानी पिलाया था। वो तो युद्ध प्रणाली थी, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा इसलिए हार गए। लेकिन ऐसा भी नहीं गिन लेना है कि पृथ्वीराज चौहान उससे कमजोर थे। अगर फाइनल मैच कराते, तीसरा करा के देख लेते तो ना 2:1 मानते कि कौन मतलब कि विजय हुआ। अरे 2 मैच खेले, तुम जब खेले तो घोड़ा पे चढ़ के सरपट भाग गए, टिकते तो दूसरा मैच होता भी क्या। अगर तुम में दम था तो कहते ना कि मर जाएंगे पृथ्वीराज चौहान जैसा, लेकिन भागेंगे नहीं तुम्हारे पास से, तब मानते कि तुम में दम था। भगोड़ा सब जो है आता है और सरपट घोड़े भाग जाता है और होशियार बनता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, मैंने गोरी को कहा है, अब बिल्कुल कहूंगा क्योंकि वो आक्रमणकारी था। बाबर 1% हमको उसके लिए नहीं है इज्जत, आक्रमणकारी था। अकबर मेरा राजा था क्योंकि उसका जन्म यही हुआ था। यदि आप अकबर को नहीं मानेंगे तो क्या मुझे बिहार का लोग बिहारी नहीं मानेगा? तब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुरैना वाला कहेगा कि तुम्हारा जन्म बिहार में हुआ है, तुम बिहारी हो, और बिहारी कहेगा कि तुम नहीं हो, हम मध्य प्रदेश के हैं। इसलिए इतिहास को जब पढ़ना है भारतीय बन करके, तो जिसका जन्म इंडिया में हुआ है उस समय वो इंडियन राजा है। आई सब भगोड़ा है, इसको नहीं मानना है, चाहे वो गजनी हो या गोरी। तो सुनिएगा, गोरी 1191-92 कहानी है पृथ्वीराज रासो। किताबुल हिंद जो है वो पहला भगोड़ा के साथ था, महमूद गजनी अलबरनी लिखा था, वो 1000 ईस्वी का आसपास है। तो 3 इसमें से पहला घटना है, क्योंकि बाकी 2 तो दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बाद लिखा है। कुछ नहीं आता है तो ऐसे एनालाइज करिए। 3 फर्स्ट होना चाहिए, ये रहा बी और डी। अब उसके बाद 2 ही होना चाहिए पृथ्वीराज रासो, क्योंकि गोरी जब जीतेगा, जब ऐबक को सत्ता मिलेगा, तब फिर आगे बढ़ेगा और फतवा जादारी या ताबकाते ना। नासिरुद्दीन महमूद कहाँ इल्तुतमिश का परपोता, आकि उससे भी एक आगे, वो कहाँ चला जाएगा। तो 3-2 जब हो गया तो उसके बाद 4 और 1 ही है। देख लीजिए, आंसर है डी, बिना कुछ सोचे। तो इसीलिए जब पेपर आए और इस तरह का आए तो थोड़ा सा चक्री घुमाना है दिमाग में, सब चीज याद नहीं रहता है परीक्षा में। फतवाए जादारी, जियाउद्दीन बरनी 1285 से 1358 दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक के काल में एक राजनीतिक लेखक एवं विचारक था। इसने मुस्लिम शासकों को सलाह देने के लिए फतवाए जहांदारी नामक पुस्तक की रचना की। बी, किताबुल हिंद। अलबरनी 973-1050 ईस्वी। अलबरनी एक ईरानी इतिहासकार था, वह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। उसने तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन अपनी किताबुल हिंद नामक पुस्तक में की। सी, पृथ्वीराज रासो। चंदरबरदाई पृथ्वीराज चौहान के काल में महाकाव्य के रूप में पृथ्वीराज रासो की रचना की, और ताबकाते नासिरी मिन्हाज सिराज ने 1260 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित ताबकाते नासिरी नामक पुस्तक की रचना की। अब देखिए मध्यकालीन भारत कितना पूछा है, देख रहे हैं ना, चाकरी की तरह घुमा देगा किसी भी पाठ को अगर छोड़े हैं तो। 119, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह सेकेंड, शाइस्ता खान। आंसर है ए, अबुल हसन कुतुब शाह। अब जानकारी देख लें, ये सब डायरेक्ट सवाल है और कुछ नहीं है इसमें। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया तो उस समय वहां कुतुब शाही वंश का शासक अबुल हसन कुतुब शाह शासक था। अब जाने सिकंदर आदिल शाह। सिकंदर आदिल शाह 1672 ईस्वी में 4 वर्ष की उम्र में बीजापुर का सुल्तान बना था। बीजापुर का था और वो गोलकुंडा का शासक था। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने
बीजापुर को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 4 नवंबर 1656 को अली आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान बना, जिसका उत्तराधिकारी सिकंदर आदिल शाह था। यानी बी जो ऑप्शन है वो पुत्र है सी ऑप्शन का। और शाइस्ता खां 1600 से 1694 औरंगजेब के काल में मुगल सेनापति था, जिसे अबू मिर्जा गालिब कहा जाता है। इतिहास का क्वेश्चन तो बिल्कुल मॉडरेट डिफिकल्ट था, पॉलिटी के क्वेश्चन में उतना दम नहीं था। 121 निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। सेकेंड, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। सी ही आंसर है, आपको पहले ही बताया है कि जो भी इस बार बनाया उसमें दोनों सही है। अकबर ने अपने साम्राज्य में लड़के एवं लड़कियों के विवाह की उम्र निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को मनपसंद वर से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। अब क्वेश्चन नंबर 123, और इतना सब सुनने के बाद गुजरात के विद्यार्थियों के लिए है इतिहास, संविधान, बस कल परसों भूगोल भी आपके सामने आ ही जाएगा। साइंस टेक 3 तो आप अब तक में देख चुके हैं। दम हुआ किसी को गुजरात में कोचिंग चलाने वाले टीचर को कि इस तरह से व्याख्यात्मक हल लेकर के आ जाए? एकदम क्लियर बोल रहे हैं कि हुआ दम उनको। अरे एक आध कोई आया होगा तो ए है, बी है, सी है, खत्म हो गया। 3 विषय को दमदार तरीके से खड़ा हुए। यूपी पीसीएस आया, घबराए नहीं, दमदार तरीके से खड़े हो गए। और ये तो एक दिन में एक का निर्णय लिए हैं, क्योंकि और भी काम है ना, हम अकेला आदमी हैं, और भी वर्क है हमें करने को, दूसरे लेक्चर भी लेने होते हैं, नोट्स भी बनाने होते हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया कि रोज एक देंगे। तो गुजरात में तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। केवल तलाटी पीएसआई कांस्टेबल का ही लेवल है। चुटपुटिया पड़क्का है, बीड़िया पड़क्का जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई बॉम्ब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हाथ ऐसे करके क्वेश्चन का व्याख्या किसी और दिशा में जा सकता है, और वो भी केवल और केवल तलाटी और कांस्टेबल के ही क्वेश्चन का व्याख्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन क्लास जब भी शुरू करें तो आप तोमर सर का लाभ जरूर लीजिए, और भारत डिजिटल क्लास पे आप जा करके आप उस ऐप को सब्सक्राइब करिए, और उस ऐप में आईएएस फुल पैकेज करके लिखा हुआ पाठ होगा, वहां जाइए। 4 विषय का बेरा ऑनलाइन क्लास आपको अभी अवेलेबल है। आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जो बेरे तक नहीं। ये हमने इसीलिए किया है कि गुजरात का लड़का क्यों कहीं जाए, जब ये 4 विषय में उसके सामने इतना ऑथेंटिक आदमी खड़ा है जो 400 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार है। तो या तो वो अगर अहमदाबाद, भावनगर, गांधीनगर 3 जगह पढ़ना चाहता है तो मेरे से आके खुद पढ़ ले, और जो दूर का है नहीं आ सकता है तो भारत डिजिटल क्लास का ऐप लेकर के उसमें मेरे वाले पैकेज में, आईएएस पैकेज में 4 ही विषय है जो मैं पढ़ाता हूँ। 350 घंटे का लेक्चर का प्रॉमिस है। आप चाहें तो वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आपको दिए हैं। और हिंदी भाषी लड़कों को वो नहीं इसलिए कह रहे हैं अभी कि भारत आईएएस ऐप ही आएगा आगे इन फ्यूचर, लेकिन उसमें पीछे पीपीटी हिंदी में ही होगा। अभी जो हमने तैयार किया है उसमें मैं बोलता भले हिंदी में हूँ, गुजराती मिक्स होता है, गुजराती भी बोलते हैं, लेकिन पीछे पीपीटी गुजराती में होता है। तो हिंदी भाषी छात्र क्षेत्र के लड़के इंतजार करिएगा, एकदम नाम लेकर कह रहे हैं कि एटम बम फूटेगा। जब देंगे ना तो हंसने लगेगा लोग कि ये कहाँ से इतना इंफॉर्मेशन आया। तो चलिए अब देखें आगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। अधिकारी दीवाने तन, मुस्तारफी, इधर कार्यालय को संभालने के लिए। दूसरा, प्रमुख घटना और फरमानों को सूचीबद्ध करना। मुशरिफ, जागीर और वेतन को देखना। वाक्यानवीस, आय और व्यय का निरीक्षण करना। वाक्यानवीस जो है ना वो कार्यालय नहीं, 1 मिनट, ये फरमान को सूचीबद्ध करता था, संपत्र लेखक का काम करता था।
तो डी का जैसे ही 2 खोजिएगा आप अपने आप आंसर में चले जाइएगा बी, एक ही है डी का 2। दीवाने तन जागीर और वेतन देखता था, मुस्तारफी राज्य के आय व्यय का निरीक्षक था, मुशरिफ कार्यालय संभालता था और वाक्यानवीस प्रमुख घटना और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। इस प्रकार से एक इतिहास का शिक्षक होने के नाते हमने अपना कर्तव्य पूरा किया और इसी तरह संविधान का शिक्षक होने के नाते हमने संविधान का पूरा किया। और मैं अपने राज्य में जहां हूं उनको यूपीपीसीएस का सॉल्यूशन नहीं देना है, लेकिन आईएएस का सॉल्यूशन जरूर देना चाहिए, या नहीं तो बोर्ड पे नहीं लिखना चाहिए। समझ गए? आप लिखिए कि हम जिस चीज़ के मास्टर हैं कि हम, वो खराब थोड़े है वो भी चीज़। आप देखिए एमपी, मध्य प्रदेश या राजस्थान वगैरह में वो एक आधे गो ऐसा होगा कोचिंग वाला जो सब कुछ चलाता है, क्योंकि वो कुछ नहीं चलाता है। सब जगह है एक ऐसा, लेकिन एक आध ऐसा ब्रांडेड क्लास होगा जो साफ लिखता है कि हम केवल आरएएस चलाते हैं, साफ लिखता है कि मध्य प्रदेश चलाते हैं। एक आध दो जो है जिसको कि आलू प्याज के भाव से खोल देना है, वो सब कुछ चलाता है। स्पेशलाइजेशन जरूरी है। या तो आईएएस पीसीएस पढ़ाया जा सकता है, या तो फिर कांस्टेबल, तलाटी, जिसको कि पटवारी वगैरह बोलते हैं, वो खराब नहीं है, वो उसका पूरा का पूरा पैटर्न अलग है। तो गुजरात के मैं जरूर कहूंगा कि उन शिक्षकों को या तो वो आईएएस बोलें कि मैं नहीं पढ़ाता हूं, अकेला आदमी रजनीश तोमर पढ़ाता है, और अगर पढ़ा, या जीपीएससी भी नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि अगर जीपीएससी का हर टीचर कह रहा है कि हवे तो भणवा पढ़से सिलेबस आईएएस जे भी थई गया, तो तमे क्यारे सिलेबस ना व्याख्या करशो, आईएएस ना प्रश्न व्याख्या तो करो साहेब। हाथ जोड़ीने विनती करूँ छू कि आवो, प्रतियोगिता करो। इतिहासना पितामह छो, इतिहासना परदादा छो, तो क्यारे करशो, आवी न करो आईएएस ना व्याख्या। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।